हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 11th की बायोलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं। 12th की बायोलॉजी में हमने एक चैप्टर कर लिया जो सबसे लास्ट चैप्टर था, इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन की कहानी तो हमने खत्म कर दी। इवोल्यूशन को अपन इवोल्यूशन पे पहुंचा दिया हमने। मतलब जो चेंजेस हो रही थी इवोल्यूशन के अंदर उसको चेंज करते करते एकदम भी खत्म कर दिया। 83 पीयर रिव्यू डिस्कस किया हमने नीट का। 83 डिस्कस किया पीयर रिव्यू मैंने, और 83 मेरा मैंने जो डिस्कस किया। तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। पहले पांच या हाँ सॉरी 5 लेक्चर मैंने पहले शॉर्ट टाइप तो पार्ट बाय पार्ट लिया, उसको देखिए। उसके बाद उस 83 क्वेश्चन करिए, एकदम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको 83 क्वेश्चन कर लेंगे। मैंने सोचा है कि उसको 100 कर दें। मैंने मतलब टारगेट लिया तो 200 कर दो उसको। वैसे अगर आप 500 पार्ट्स को जितने मैंने उसमें क्वेश्चन कराए 15, 17, 1800 मिला होगा तो कहीं ना कहीं 120 के आसपास पहुंच जाएगा। मैं सोचा कि डायरेक्ट लेक्चर एक सिंगल लेक्चर में 150 करा दो या 200 करा दो। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि लेक्चर बहुत ड्यूरेशन हाई हो जाता है इसका। अभी जो ड्यूरेशन हाई हो ही जाएगा इसका, 1 मिनट ऐसे होगा इंट्रो बोलने में। चलो शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे तुम्हारे क्लास 11th ऐसे अल्टरनेट चलेंगे। पहले 12th एक खत्म करेंगे, फिर 11th, फिर एक 11th, फिर एक 12th, ऐसे अल्टरनेट। ऐसे क्या होगा कि ऐसा नहीं लगेगा ना कि हाँ 11th ही पूरा एकदम छोड़ ही दिए हैं, पता चला कि लोगों को लगे कि 12th पूरा खत्म हो जाएगा तब 11th। नहीं, 11th एक करेंगे फिर एक 12th करेंगे। ये फिजिक्स केमिस्ट्री में अल्टरनेट ऐसे चलता रहेगा तीनों सब्जेक्ट का। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि क्लास 11 बायोलॉजी का जो भैया एक चैप्टर तुम्हारा है एक्सक्रीटरी एंड इट्स एलिमिनेशन में भी जब चैप्टर तुम्हारा 19 में तुम्हारे बुक के हिसाब से, तो उसकी हम आज 17 नीट वैल्यू को देखेंगे, जिसमें तुम्हारा एआईपीएमटी सीपीएमटी और तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सब इसमें इंक्लूडेड रहेगा। उसका एक छोटा सा पार्ट देखेंगे हम डिसऑर्डर्स के बारे में कि डिसऑर्डर्स क्या है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन जब पेपर खोलोगे एनसीईआरटी में, सबसे जब लास्ट पार्ट में जाओगे तो डिसऑर्डर करके एक टॉपिक है। उससे हम 17 देखेंगे क्वेश्चंस कुछ, और पहले उसको हम समझेंगे क्या वो डिसऑर्डर्स हैं। 5 डिसऑर्डर हैं मे भी, जहां तक है मैं लिखता हूं 5 डिसऑर्डर के नाम, तब तक आप उधर देखते रहिए। तो पहला डिसऑर्डर है तुम्हारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। बहुत लोग तो बोल ही नहीं पाएंगे इसको, बोलो ऐसे, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। कौन सी बीमारी है ये? बीमारी नहीं है ये देखो हम डिसऑर्डर्स हैं। डिसऑर्डर्स को सही कर सकते हैं, एज ए डिजीज नहीं है, डिसऑर्डर्स है। मतलब तुम्हारी जो किडनी जो पहले नॉर्मल फंक्शन कर रही थी, अब उसमें कुछ डिसऑर्डर आ गया है, अब उसमें कुछ चेंजेस आ गए, बदलाव आ गया, डिसऑर्डर आ गया। ठीक है, डिजीज नहीं है ये तुम्हारे पूरा तो खतरनाक कहानी कर दिया। नहीं, ये डिसऑर्डर है। जो किडनी की नॉर्मल फंक्शन थी वो थोड़ा सा खराब हो चुकी है, हल्का सा डिसऑर्डर आ गया है उसमें, वो सही हो सकता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पहला डिसऑर्डर। दूसरा डिसऑर्डर है यूरेमिया। तीसरा डिसऑर्डर है रेनल कैलकुलाई। और फोर्थ डिसऑर्डर है तुम्हारा रेनल फेल्योर। ये 4 डिसऑर्डर आज हम डिस्कस करेंगे फटाफट, क्योंकि शॉर्ट लेक्चर रखना है, जिससे क्या हो कि शॉर्ट लेक्चर में आपका टॉपिक भी खत्म हो जाए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, थ्योरी हो जाए और क्वेश्चन भी हो जाए। 17 के आज देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से। पेन को करते हैं चेंज। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो ये क्या होता है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होता क्या है? तो एक छोटा सा डायग्राम देखो। किडनी में जाओगे तो एक नेफ्रॉन, हमारी किडनी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो नेफ्रॉन होती है। ठीक है, तो उसमें ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं बाउमन कैप्सूल। उस बाउमन कैप्सूल में टफ्ट ऑफ कैपिलरीज हो जाती हैं। उस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को बोलते हैं, इन टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ये है तुम्हारा बाउमन कैप्सूल।
चीजें यहां से नब्स आती हैं, यहां से नब्स निकल जाती हैं, इसको बोलते हैं एफरेंट और इसको बोलते हैं इफरेंट। इसमें ब्लड वेजल्स में सभी ब्लड्स आ जाते हैं, ब्लड आता है ग्लोमेरुलस में और फिल्टर होने के लिए नीचे चला जाता है लूप साफ करने में। ये जनरल तुम्हारा मैकेनिज्म है जो तुम्हारा होता है। हम फुल डिटेल नहीं कर रहे नेफ्रॉन की पार्ट की अलग डिटेलिंग होगी, अभी छोटा छोटा जानो क्या था। तो इसी ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन में इसमें प्रॉब्लम कहां हो जाती है, मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। तुम्हारा इस पे जो मेम्ब्रेन है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है। ग्लोमेरुलस की जो मेम्ब्रेन है प्रॉपर फंक्शन नहीं करती। क्यों नहीं करती फंक्शन, उसको दो कारण। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन बोला समझते हो, स्वेलिंग हो जाना, सूज जाना। इन्फ्लामेशन और डैमेज इन मेम्ब्रेन की वजह से तुम्हारा हो जाता है ये डिसऑर्डर। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारा यही है कि ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस जो डिसऑर्डर है उसमें क्या होता है, उसमें हमारी मेम्ब्रेन जो ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन थी उसके अंदर इंफ्लेमेशन या डैमेज आ जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर जो फिल्ट्रेशन कर रहा था, जो ये तुम्हारा फिल्ट्रेशन कर रही थी, इसका फंक्शन क्या था, फंक्शन ग्लोमेरुलस का फंक्शन क्या था, फिल्ट्रेशन करना। अब ये फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रहे। तो हमारी ये क्या है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, हमारे जो ग्लोमेरुलस होती है वो जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है। दूसरा काम था फिल्टर करना, वो फंक्शन नहीं हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट तुम्हारे बॉडी के अंदर ज्यादा बन रहे हैं। और ये ग्लोमेरुलर जो नेफ्राइटिस डिसऑर्डर है उसमें मेजरली ग्लोमेरुलस क्यों नहीं कर पा रही फंक्शन, क्योंकि वो डैमेज हो चुकी है या तो उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो चुका है, सूज गई है थोड़ा सा, या डैमेज हो चुकी, खराब हो गई थोड़ा, इसलिए तुम्हारी मेम्ब्रेन फिल्टर चीजों को नहीं कर पा रही है। तुम्हारे बॉडी के अंदर नाइट्रोजनियस वेस्ट बन रहा है, जैसे एमोनिया, यूरिया या यूरिकोटेन। ये तुम्हारे क्या होते हैं, नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं। तुम्हारे बॉडी के अंदर इसका एक्यूमुलेशन हो रहा है। यूरिया भी तुम्हारा क्या है, नाइट्रोजनियस वेस्ट है, उसके तुम्हारे बॉडी में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में बढ़ रहा है। तो तुम्हारी किडनी फेल हो सकती है, डेड भी हो सकते हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। नाइट्रोजनियस वेस्ट का बॉडी में बनना ठीक नहीं होता है। तो पहला तुम्हारा पार्ट हो चुका है ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, तो टिक लगा देते हैं, ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस तुम्हारा हो। ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस समझ में आ गया। आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई हम जनरली कॉल्ड किडनी स्टोन। किडनी जो पत्थरी हो जाती है जिसे बोलते हैं किडनी स्टोन, उसी को हम उस डिसऑर्डर में जब यहाँ पे मतलब तुम्हारे बॉडी के अंदर जो किडनी है तुम्हारे, उसके अंदर तुम्हारे जनरली तुम्हारे किसके, जब कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं तो तुम्हें उसी को हम बोलते हैं किडनी स्टोन या रेनल कैल्कुलाई। तो रेनल कैल्कुलाई क्या है, जनरली किडनी स्टोन को बोलते हैं। कि तुम्हारे किडनी के अंदर जब एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट का डिपोजिशन हो जाएगा तो ये फॉर्मेशन करेगा रेनल कैल्कुलाई का, जिसे हम अलग से नाम बोलते हैं किडनी स्टोन। स्टोन इन किडनी कैसे होता है, मोस्ट कॉमन जो हमारे अंदर किडनी स्टोन फॉर्मेशन होता है वो किसका होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट। जनरली क्रिस्टल साल्ट, ज्यादातर नाइट्रोजनियस वेस्ट का एक्युमुलेशन हो जाने की वजह से रेनल कैल्कुलाई या किडनी स्टोन का फॉर्मेशन होता है। और जो हमारे बॉडी के अंदर मोस्ट कॉमन जो हमारे किडनी स्टोन देखने को मिलते हैं वो तुम्हारे कैल्शियम ऑक्सलेट के देखने को मिल जाते हैं जनरल में, या जनरली बोल सकते हो, या मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर तुमको कैल्शियम ऑक्सलेट का ही किडनी स्टोन देखने को मिलता है। जनरली ये तुम्हारे साल्ट या सैंड पार्टिकल्स या नाइट्रोजनस वेस्ट के एक्युमुलेशन से बन जाता है। जनरल जो तुम्हारा किडनी स्टोन देखने को मिलता है वो तुम्हारा कैल्शियम ऑक्सलेट का है,
और रेनल कैल्कुलाई या किडनी स्टोन बात एक है। तो दूसरा तुम्हारा डिसऑर्डर हो चुका है, आपको नोट करना है तो इसको नोट करते रहिए। देख लीजिए क्या है, रेनल कैल्कुलाई क्या है, किडनी स्टोन क्या है। तब तक मैं इधर साइड में थोड़ा सा इधर में हो जा रहा हूँ, आपको दिखता रहेगा क्या सिस्टम है। रेनल कैल्कुलाई क्या है, किडनी स्टोन क्या है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्या था, जिसमें क्या था तुम्हारी मेम्ब्रेन डिसऑर्डर हो गई थी, मेम्ब्रेन तुम्हारी उसमें प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही थी ग्लोमेरुलस, तो उसमें ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस बोलते हैं। और रेनल कैल्कुलाई में क्या होता है जनरली, ये तुम्हारा जनरल देखने को मिलता है। कौन सा रेनल कैल्कुलाई किडनी स्टोन, तो कैल्शियम ऑक्सलेट का। रेनल तुम्हारा रेनल बोल रहा हूँ, रेनल कैल्कुलाई क्या है, किडनी स्टोन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या था, किडनी स्टोन या किडनी में पथरी हो जाना। ठीक है, जनरली किसका होता है, जो तुम्हारा कॉमन रेनल कैल्कुलाई कौन सा होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट का। ठीक, तीसरे पे आ जाओ। तीसरा तुम्हारा डिसऑर्डर है क्या, तीसरा क्या था, यूरेमिया। दो हो गए, टिक लगा देते हैं, हमारा रेनल कैल्कुलाई भी हो गए। यूरेमिया पे आ जाओ। यूरेमिया कोई बहुत ही अलग बीमारी नहीं, अलग डिसऑर्डर नहीं। यूरेमिया तब हम बोलते हैं जब सिंगल लाइन समझो क्या है यूरेमिया। यूरेमिया में क्या होता है, एक लाइन में लिख देता हूं, बॉडी में जब बॉडी में एक्सेस अमाउंट में नाइट्रोजीनियस वेस्ट का एक्युमुलेशन हो जाए। एक्युमुलेशन का हिंदी का मतलब होता है जमाव, जमाव बोल सकते हो, इकट्ठा हो जाए, तो उसे बोल देते हैं यूरेमिया। यूरेमिया की कंडीशन आ चुकी है। ठीक, क्या आ चुकी है, यूरेमिया की। और नाइट्रोजीनियस वेस्ट, तो मैं यहां था सब पेन दूसरा चेंज कर रहा हूं। नाइट्रोजीनियस वेस्ट में जनरली तुम्हारा क्या हो सकता है, एमोनिया NH3, यूरिया, यूरिक एसिड, ये जो है तुम्हारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट देखने को मिल जाती है। क्या है तुम्हारा, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ठीक, इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, सॉरी डायग्नोसिस बोल रहा हूं, इसका ट्रीटमेंट। ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस का जो ट्रीटमेंट ये होता है जनरली कि तुम इसमें मेम्ब्रेन को चेंज कर दो। मेम्ब्रेन को चेंज कर दोगे तो सही हो जाएगा, दूसरी मेम्ब्रेन ही ऑप्शनल में जाती है, या अगर दवा से ठीक होता दवा से कर दो। रेनल कैल्कुलाई में क्या करते हैं जनरली, हम या तो वो जनरली इसमें भी हम सर्जरी या दवा का ही यूज करते हैं, मेडिसिन का। थर्ड, यूरेमिया को सही करने का ट्रीटमेंट इसका होता है हेमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं इसको, यूरेमिया को क्या बोलते हैं, यूरेमिया में इसकी जो ट्रीटमेंट होती है थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया था, इसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं हम इसको, हीमोडायलिसिस, या तो डायलिसिस बोलो या तो हीमोडायलिसिस बोलो। तो ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इसको, हीमोडायलिसिस से हम यूरेमिया की कंडीशन को सही करते हैं। यूरेमिया क्या है, यूरेमिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट बढ़ते जा रहा है। इसमें जनरली क्या होता है, तुम्हारी किडनी फंक्शन नहीं कर रही सही से, किडनी फेल नहीं है, ध्यान रखना, किडनी फेल और किडनी फंक्शन नहीं कर रही, दोनों में डिफरेंस है। किडनी जब फंक्शन सही से नहीं करती है तुम्हारा यूरेमिया देखने को मिलता है, क्योंकि अगर किडनी नॉर्मल फंक्शन करती रहती तो तुम्हारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट बाहर क्षमता के निकलता जाता। लेकिन इसमें तुम्हारी किडनी सही से फंक्शन नहीं कर रही है, फेल नहीं हुई है, फंक्शन सही से नहीं कर रही है, कुछ ट्रीटमेंट कर दो सही हो जाएगी। फंक्शन नहीं सही से कर रहे, इसमें तुमको यूरेमिया देखने को मिलता है। इसके लिए हम ट्रीटमेंट यूज करते हैं, हेमोडायलिसिस करा देते हैं। इसमें आदमी जिंदा रह सकता है, हेमोडायलिसिस के अंदर यूरेमिया कंडीशन जब तुम्हारी किडनी फंक्शन नहीं सही से कर रही है, आदमी जिंदा रह सकता है, डायलिसिस कराते रहो जिंदा रहोगे।
ठीक है। लेकिन जब रेनल फेल्योर हो जाएगा, जब सच में किडनी फेल हो जाएगी, तब तुम्हें ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। तो रेनल फेल्योर, किडनी मेन जब फेल हो जा रही है वो अलग है, डायलिसिस अलग है। डायलिसिस सिम्पटम क्या आते हैं, जो तुम्हारे यूरेमिया कंडीशन, जो तुम्हारे अंदर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है, किडनी फेल नहीं हुई है, उसका फंक्शन खराब हुआ है, आप जिंदा रहोगे, मरोगे नहीं, डायलिसिस कराते रहो बस। डायलिसिस सिस्टम थोड़ा समझ लो, डायलिसिस कैसे होती है। तो एक होता है डायलिसिस में क्या होता है, सेलोफेन ट्यूब होती है यहाँ पे, सेलोफेन ट्यूब अंदर होती, मैं यहां पे बना रहा हूं। इसे बोलेंगे तुम्हारा क्या पता है, ये जो तुम्हारा नीचे दिया गया है, एक सेकेंड, ये तुम्हारा ऐसे समझते हो, ये बॉक्स होता है बड़ा सा, ठीक है। ये ऐसे पूछ सकते हो इसको ना, ये ऑपरेटर टाइप का होता है, या इसको बोलो तुम वेस्ट एक्सचेंजर। वेस्ट एक्सचेंजर का मतलब तुम्हारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट है उसको ये एक्सचेंज कर देता है। ये जो तुम्हारा जो भी तुम्हारा मशीन है, जो भी है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट वो छान देती है। होता है क्या है, यहाँ पे तुम्हारा हाथ है, मान लो तुम्हारी उंगलियां हैं, ये तुम्हारा हाथ है। डॉक्टर यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा कट लगाया, यहाँ पे लगाया, एक छोटा सा होल कर देगा तुम्हारे यहाँ पे नब्स, ड्रिप लगा देगा, और उसको लेके जाएगा यहाँ पे, कहां पे ले जाएगा, यहाँ पे ले जाएगा। कहां पे ले लेके जाएगा, एकदम यहाँ पे कोने पे लेके जाएगा। और इसमें से तुम्हारे ब्लड वेजल्स में से ब्लड तुम्हारा जाएगा इसके अंदर। इसमें तुम्हारा क्या है, ब्लड। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जा रहा है, अब यहाँ पे सेलोफेन ट्यूब होती है अंदर से, ऐसे राउंड 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 राउंड, फिर यहां से बाहर निकल जाएगी। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, इस ट्यूब को बोलते हैं सेलोफेन ट्यूब। यहां से बाहर निकलेगी, फिर ये तुम्हारे दूसरे वाले हाथ के आर्टरी में लगा देंगे इसे ले जाके। तो एक हाथ से तुम्हारा ब्लड निकलेगा और दूसरे हाथ से ब्लड तुम्हारा फिर बॉडी में चढ़ जाएगा, ठीक। ये है तुम्हारा कौन सा ट्यूब मैंने बताया, इस ट्यूब का नाम क्या था, इस ट्यूब का नाम तुम्हारा था तुम्हारा सेलोफोन ट्यूब। और इस अंदर इसे क्या है सब, ये सब अंदर अंदर छोटे छोटे, इसको हम बोलेंगे डायलाइजिंग सॉल्यूशन। डायलाइजिंग सॉल्यूशन। अरे डायलाइजिंग सॉल्यूशन कैसा होता है, तो डायलाइजिंग सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट है, डायलाइजिंग सॉल्यूशन का कंपोनेंट मैच करता है आवर ब्लड कंपोनेंट से, एक्सेप्ट उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं होता। और यहां पे होता है छोटा छोटा होल्स, इधर होल रहेगा, इधर होल रहेगा, ताकि जितने भी तुम्हारे बॉडी के नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो आउट हो जाए यहां से बाहर, उस एरिया से कहां हो जाए, बाहर निकल जाए, उस इनलेट से, उस इनलेट से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। डायलाइजिंग सॉल्यूशन जिसका जो कंसंट्रेशन या कंपोनेंट होता है हमारे ब्लड की कंपोनेंट से मैच करता है, केवल उस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में नाइट्रोजनियस वेस्ट नहीं होता। और जो सेलोफेन ट्यूब की जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब वो उन्हीं चीजों को अंदर आने देगी जो वो सेलेक्टेड है। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब जिसको उसने सेलेक्ट किया उसी चीजों को आने देगी। तो हो सकता है सेलोफेन ट्यूब में सेलेक्ट हो
कि ब्लड के सभी कंपोनेंट को ले जाना, नाइट्रोजनियस वेस्ट को मत लेना। अब यहाँ इस ट्यूब जो सेलोफ्लोइंग ट्यूब सेमी परमेबल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस हो जाएगी कि तुम्हारे ब्लड में तो नाइट्रोजनियस वेस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब ब्लड में और कंपोनेंट है, प्रोटीन है, वाटर है, लिपिड है, सब कुछ, बहुत सारी चीजें हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, बहुत सारी चीजें होती है इसमें। तो तुम्हारा सब कुछ छन जाएगा, इसमें से सब कुछ निकल जाएगा। नाइट्रोजनियस वेस्ट जो होता है तुम्हारा, वो क्या रहेगा, एक्सेस में रहेगा तुम्हारे ब्लड में, हाई कंसंट्रेशन में रहेगा। तो ब्लड से जो नाइट्रोजनियस वेस्ट हाई कंसंट्रेशन है, वो तुम्हारे डायलेटिंग सॉल्यूशन में मूव कर जाएंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से। इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस हो जाना। तो ऑस्मोसिस हो जाएगा नाइट्रोजनियस वेस्ट का, और तुम्हारे ब्लड से जितने भी नाइट्रोजनियस वेस्ट हैं वो सब डायलाइजिंग सॉल्यूशंस के अंदर चले जाएंगे। ऑस्मोसिस की वजह से हो जाएगा। नाइट्रोजनियस वेस्ट तुम्हारे ब्लड में बहुत ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन में है, तो हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन मूवमेंट हो जाएगा, ऑस्मोसिस बोल देते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से, और सब इसमें मूव कर जाएगा, और तुम्हारे जो ये वाटर इनलेट से बाहर है, इससे निकल जाएंगे तुम्हारे बाहर का, एक साइड में स्टोर कर लिया जाएगा नाइट्रोजनियस वेस्ट। तो ये तुम्हारा होल प्रोसेस होता है तुम्हारा हेमोडायलिसिस या डायलिसिस बोलो। इसमें जान नहीं जाती है, बस तुम्हारे नाइट्रोजनियस वेस्ट को बाहर निकाला जाता है ताकि तुम्हारी जान बची रहे। इसमें मेन तुम्हारी टोटल किडनी फेल नहीं होती, किडनी का फंक्शन खराब होता है। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, जो हमारा सबसे लास्ट डिसऑर्डर है, उसे बोलते हैं रेनल फेलियर। रेनल फेल्योर में क्या होता है कि तुम्हारी किडनी टोटली डैमेज्ड हो गई। अब क्या करेंगे, वी नीड टू ट्रांसप्लांट इट। अब हमें ट्रांसप्लांट करने की ही जरूरत पड़ जाती है, मतलब हमें अब ट्रांसप्लांटेशन करना ही होगा, किडनी हमारी खत्म हो चुकी है। इसी कंडीशन को बोलते हैं रेनल फेल्योर। क्या बोलते हैं इसको, रेनल फेल्योर। क्या बोलते हैं इसको, रेनल फेल्योर। तो रेनल फेल्योर क्या होता है, अब फिर से एक बात देखो, चारों डिसऑर्डर उसके बाद, क्योंकि अब स्टार्ट होगा यहां से क्वेश्चंस। अब हम यहां से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि अब हो चुका कहानी खत्म, चारों तुम्हारे डिसऑर्डर हो चुके हैं, टिक लगा देते हैं। रेनल फेल्योर हो गया, यूरेमिया हो गया, रेनल कैल्कुलाई और ग्लोमेरुलस, चारों पार्ट हमने डिस्कस कर दिया है। इसको करते हैं फिनिश। अब लगाते हैं तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। 17 पीआर देखेंगे, हमने ऑड कहा रखा है क्योंकि ऑड ही रहना चाहिए हमेशा। इवेंट रहोगे तो कोई भी नंबर तुमको डिवाइड कर देगा, और ऑड रहोगे तो हमेशा खुद के फैक्टर होगे और 1 के होगे, इससे हमेशा ऑड रहना चाहिए। ठीक है, तो पहले बात पूरा तरह से अच्छे से देख लो, उसके बाद भी तुम्हारा 23 मिनट हुआ है, मैक्सिमम 40 तक इसको खत्म कर देंगे। पहला क्या था हमारा, रेनल फेल्योर। रेनल का कोई भी उठा लेते हैं। रेनल फेल्योर का मतलब क्या होता है, किडनी हमेशा तुम्हारी टोटल फेल हो चुकी है, वी नीड टू ट्रांसप्लांट, हमें ट्रांसप्लांटेशन करने की जरूरत है, कोई अलग को लेकर आओ, दूसरे आदमी को, तो अपना किडनी हमको दे, रेनल फेल्योर। दूसरा रेनल कैल्कुलाई। रेनल कैल्कुलाई ऐसे मतलब उसका एक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, हमारे अंदर बॉडी के अंदर साल्ट सैंड पार्टिकल्स जो वाटर ड्रिंक करते हैं उससे, फूड में भी कुछ होते हैं, वो उससे नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्युमुलेशन हो जाएगा, उससे क्या होगा, किडनी में स्टोन्स, क्या उसे बोलते हैं पत्थरी, हिंदी में क्या बोलते हैं, पत्थरी का फॉर्मेशन हो जाएगा, किडनी वुडनी पत्थरी हो जाता है हमारे, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे, उसे रेनल कैल्कुलाई या उसे किडनी स्टोन बोल देते हैं। जनरली जो हमारे बॉडी के अंदर किडनी स्टोन देखने को मिलते हैं, वो किसका कंपोजिशन होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट का, इसे क्या बोलते हैं, रेनल कैल्कुलाई। ट्रीटमेंट क्या है, बाहर निकाल दो सर्जरी करके। रेनल फेल्योर का ट्रीटमेंट क्या है, तुम डायरेक्ट ट्रांसप्लांटेशन करा दो दूसरी किडनी का। तीसरा यूरेमिया एक ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर नाइट्रोजनियस वेस्ट बहुत ज्यादा बन रहे हैं, उसका एक्युमुलेशन बाहर में एक्युमुलेशन हो रहा है, उसको बाहर नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि हमारी किडनी का फंक्शन खराब हो गया है, किडनी फेल नहीं हुई है, यूरेमिया में किडनी फेल नहीं हुई है, यूरेमिया में किडनी फेल नहीं हुई है, उसकी फंक्शनिंग खराब हुई है, जिसकी वजह से वो फिल्टर नहीं कर रहा है। आप डायलिसिस हेमोडायलिसिस कराओ, आप जिंदा रहोगे। देखिए रेनल फेल्यूर करना है, किडनी खत्म हो गई, अगर नहीं सही कराओगे तो मर जाओगे, सीधे ऊपर टिकट वहां कट जाएगा, ठीक है। लेकिन यूरेमिया में किडनी फेल नहीं हुई है, फंक्शन उसकी फंक्शनिंग खराब है, हेमोडायलिसिस डायलिसिस कराओ, काम चलता रहेगा।
ठीक है। अब पहला जो तुम्हारा था ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, उसमें क्या होता है, तुम्हारे ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन में कुछ इन्फ्लेमेशन डैमेज आ जाता है, उसको तुम या तो मेम्ब्रेन चेंज करा दो या तो कुछ थोड़ा बहुत आप मेडिसिन का यूज करोगे, कहानी खत्म हो जाएगी, मतलब सही हो जाएगा और तुम्हारा फिर से फिल्टर करने लगे। तो ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस में क्या होता है, मेम्ब्रेन जनरली इन्फ्लेमेशन या डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, उसमें प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पाती, तो उसे उसमें मेडिसिन या ट्रीटमेंट का यूज करते हैं, नॉर्मल मेम्ब्रेन लगा देते हैं, कोई मेडिसिन का यूज करेंगे, सही हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन सही हो जाएगा, फिर से फिल्टर कर लेंगे। तुम्हारे 4 डिसऑर्डर हो चुके हैं, समय हो चुका है 25 मिनट 0.36 सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं अपडेट के क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन एफएमटी है, सीपीएमटी है, एनसीटी सब मिक्सअप है। शुरू करते हैं और अपना कमेंट में आप आंसर बताइएगा कि कितना आपके सही हुए, क्योंकि अब हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। मुंडी मेरी दिख रही है, ऐसा तो है नहीं कि मुंडी नहीं दिख रही है, ठीक है, दिख रहा है ना सब। चालू करें तब, क्योंकि मैं थोड़ा सा नीचे वाला सिस्टम बनाया क्योंकि तो क्वेश्चन करने में थोड़ा सही रहता है, सामने दिखता है क्वेश्चन। वैसे क्या था, क्वेश्चन नहीं दिखता था, मैं आगे खड़ा होता था क्वेश्चन ही नहीं दिखता था, तुम लोगों को दिक्कत हो जाती थी। थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ, अब सही से दिखेगा क्वेश्चन। चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर वही छठवां नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन की मार्किंग गलत है। क्वेश्चन की क्या गलत है, मार्किंग गलत है। तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा पहला है, छठवां मत समझना इसको। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो, विच आर्टिफिशियल दोबारा लिख दिया, मेम्ब्रेन इज यूज्ड फॉर डायलिसिंग सेलोफेन ट्यूब ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस करते समय हम किस मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, बताओ किस मेम्ब्रेन का यूज होता है हेमोडायलिसिस करते समय। तो मैंने बताया था जो मेम्ब्रेन होती है सेलोफेन ट्यूब, वो जनरली तुम्हारी सेलेक्टिविटी परमेबल होती है। तो ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दो। क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाओ, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस द क्लियर्ड ब्लड इज पंप्ड बैक टू द बॉडी थ्रू वेन आफ्टर एडिंग, क्या ऐड करते हैं, एंटी हिपेरिन ऐड करते हैं। जब हमारा सेलोफेन ट्यूब से तुम्हारी सेलोफेन ट्यूब थी, यहां से ब्लड तुम्हारे बॉडी में वापस जा रहा था, बैक फ्लो। जब बैक फ्लो होता है तुम्हारे इन हाथों के जरिए से, दोबारा तुम्हारे बॉडी तुम्हारे मतलब छन चुका है, ब्लड फिल्टर हो चुका है, नाइट्रोजन वेस्ट बाहर हो चुकी है, अब तुम्हारे बॉडी में फिर से ब्लड को भेजा जा रहा है, तो हम एंटी हिपेरिन ऐड करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसा क्यों ऐड करते हैं, ताकि तुम्हारा ब्लड बॉडी के अंदर जाने के बाद क्लॉट न कर जाए, क्योंकि हिपेरिन क्या करता है कि बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट कर देता है। तो एंटी हिपेरिन डाल देते हैं ताकि ब्लड अंदर जाके क्लॉट न हो जाए, नहीं तो आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ जाओ, फटाफट करते हैं क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा। Dialysing fluid used in artificial kidney contains all the constituent of plasma except nitrogen waste। मैंने अभी जस्ट पॉइंट बताया है कि यूरेनियम में यूज होता है, जो सेलोफेन ट्यूब में कंसंट्रेशन जो होता है वो ब्लड से मैच करता है, लेकिन उसमें नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होते। तो कहानी सही है, ट्रू बोल रहा है। सेलोफेन ट्यूब ऑफ अ डायलाइजर अलाउ लार्ज मॉलिक्यूल लाइक प्लाज्मा प्रोटीन टू पास थ्रू फ्रीली, आराम से पास कर देगा, तो नाइट्रोजनियस वेस्ट तो पास हो जाएगा। यहाँ पे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स बोला ना, सॉरी नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं, लार्ज मॉलिक्यूल्स तुम्हारे प्रोटीन या प्लाज्मा पार्ट को बोल रहा है। मतलब तुम्हारा जो सेल में ब्लड वेसल्स हैं, सारे ब्लड में जो कंपोनेंट है वो तुम्हारे तो उसमें चला जाएगा, सेलोफेन ट्यूब में जो डायलिसिस उसमें, तो तुम्हारा तुमको एनीमिया हो जाएगा, तुम्हारी ब्लड की काउंटिंग कर जाएगी, तुम्हारा ब्लड ही कम हो जाएगा, क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल्स तुम्हारा प्रोटीन और लिपिड्स, प्रोटीन और प्लाज्मा को, मॉलिक्यूल्स लाइक प्लाज्मा और प्रोटीन, ठीक है, प्लाज्मा में जो प्रोटीन होते हैं उसके बारे में बता रहा है। और जो हमारा स्मॉल मॉलिक्यूल्स होता है ना, वो होते तुम्हारे वही नाइट्रोजनियस वेस्ट, वो तो फिर बाहर गए नहीं, तो वो बाहर नहीं जा रहे हैं तो कहानी गड़बड़ हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये लार्ज मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल दे रहा है। ब्लड के अंदर जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन, जो तुम्हारे प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, और जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, अल्फा बीटा, वो सब उसको बाहर निकाल दे रहा है, तो ब्लड की काउंटिंग घट जाएगी, आरबीसी काउंट, एनीमिया हो जाएगा। तो पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स। हाँ दिखा है पहला ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, सीवर बैक and flank pain that radiate down to the groin
ड्यू टू द स्टोन ऑब्जर्वेशन इन यूरेटर इज नोन एज। देखो यहाँ पे स्टोन हो रहा है, किडनी स्टोन। किडनी स्टोन जब हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्या हो गया तुम्हारे अंदर, उसे बोलते हैं रेनल। सीपीएमटी 2007 का क्वेश्चन है, रेनल कैलकुलाई। तो यहाँ पे लिखा है कोलिक लिख दिया, कैलकुलाई होता है, ठीक है, रेनल कैलकुलाई। ऑप्शन नंबर बनारस बी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द अल्टीमेट मेथड यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ द क्रोनिक एक्यूट रेनल फेल्योर। अगर बहुत लंबे समय से आपको किडनी फेल है, आपको क्या करना चाहिए, सिंपल सा किडनी डायरेक्ट ट्रांसप्लांट कर दो, डॉक्टर समझ के कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर बी 2011। क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग कंडीशन इम्यूनोलॉजिकली मीडिएट डिसऑर्डर व्हेन इम्यून कॉम्प्लेक्स डैमेज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द किडनी फिल्ट्रेशन यूनिट। ग्लोमेरुलस की बात कर रहा है कि ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन खराब हो जाती है तो क्या करोगे, उस बीमारी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, देखो ये मैचिंग ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, स्टोन आर इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड साल्ट फाउंड विद इन द किडनी। उसे क्या बोलते हैं, किसका तुम्हारा स्टोन, जनरली स्टोन किस उसका कंपोजिशन क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट। किसका होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट। उस बीमारी को बोलते हैं रेनल कैलकुलाई। ऑप्शन नंबर 8। रिपीटेड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, इसीलिए मैंने इसको रख लिया है, ठीक है, वो एपीएमटी का था, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग कराओ। ब्रीथ डिजीज मतलब समझते हो, इसी हम बोलते हैं वही, उसी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस को ही बोलते हैं। ध्यान रखना, एक नया नाम है, सॉरी ब्रीथ नहीं, ब्राइट डिजीज। ब्राइट डिजीज इसमें चला जाएगा। रेनल कैलकुलाई में क्या होता है, किडनी स्टोन हो जाती है, और आर्टिफिशियल किडनी में क्या कराते हैं हम, हेमोडायलिसिस apparatus का यूज करते हैं। ऑप्शन में डालो ब्राइट डिजीज, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ए का थर्ड, रेनल कैलकुलाई, किडनी स्टोन, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट इसमें नहीं है तो ये खत्म। ऑप्शन नंबर ए। कॉमन सेंस का यूज करो, आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following play a crucial role in preventing the blood from clotting the self-film tube dialyzing machine। डायलिसिंग मशीन में ऐसा किस चीज का यूज किया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारा ब्लड तुम्हारा क्या होता है, क्लॉट करने से बचता है, वो है तुम्हारा हिपेरिन। ऑप्शन नंबर बी। हिपेरिन ब्लड क्लॉट को क्या करता है, प्रिवेंट हो, ब्लड की क्लॉटिंग करने से बचाता है, ठीक है। हिपेरिन क्या होता है, एंटी कोएगुलेंट होता है, ब्लड को क्लॉट होने से बचाएगा हिपेरिन। तो उसी का यूज करते हैं, ताकि पहले ही डाल देते हैं इधर डायलिसिस सोल्यूशन में कि हिपेरिन डाल देंगे ताकि ब्लड क्लॉट ना हो, उसके बाद एंटी हिपेरिन लास्ट में डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, केमिकल कंपोनेंट फ्रीक्वेंटली आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन रेनल कैलकुलाई। कौन सा केमिकल कंपोनेंट था जो तुम्हारे ह्यूमन कैलकुलाई से निकलता है, कौन सा चीजें हैं वो, देखो यहाँ पे सीपीएमटी का है, तुम्हारा कैल्शियम ऑक्सलेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, कि अगर रेड ब्लड सेल इन यूरिनेशन डैमेज ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो जाएगा तो रेड ब्लड सेल यूरेटर से बाहर निकलने लगेंगी। तो ये एपीएमटी का क्वेश्चन है, पूछा गया था एक बार में, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है कि रेड ब्लड सेल अगर यूरेटर से या यूरेथ्रा से बाहर हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल बाहर हो रही है। तो ब्लड हमारा हीम पार्ट होता है, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन तुम्हारा जो ब्लड है आरबीसी है तो उसमें हीमोग्लोबिन, तो उसे रिलेट कर लो। यहाँ पे देखो हीम लिखा हुआ है तो इसे रिलेट कर लो हीमोग्लोबिन से, तो हीमाटोरिया बोल देते हैं उसको। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ, यूरेमिया क्या होता है, कहाँ गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्या है, मेम्ब्रेन खत्म हो गई। किडनी ट्रांसप्लांट क्या है, रेनल फेलियर हो गया। रेनल कैलकुलाई क्या, ऑक्सलेट का डिपोजिशन हो गया। रिगार्डिंग पेन फ्रॉम द बैक ऑफ द ग्रोइंग एरिया। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस सी का हो जाएगा सेकंड, सी का सेकंड दो में दिया है, ये खत्म करो, ये खत्म करो। किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी का हो जाएगा थर्ड, डी का थर्ड दोनों में है। बी का हो जाएगा फर्स्ट, बी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए, और लॉक कर दो ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, केमिकल कंपोनेंट फ्रीक्वेंटली आल्सो फॉर रेनल कैलकुलाई, बार-बार पूछा है सीपीएमटी, कैल्शियम ऑक्सलेट। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ, accumulation of urea in the blood due to the renal failure can eventually lead to the toxic condition is known as uremia। बॉडी के अंदर, किडनी के अंदर ज्यादा नाइट्रोजन वेस्ट बन रहा है तो इसका कंडीशन एक ही है, तो आपकी यूरेमिया हो रहा है। बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15,
सेल्फियन ट्यूब कैसी होती है, आर्टिफिशियल किडनी में यूज करते हैं, उसका मेम्ब्रेन कैसा होता है, तो उसका मेम्ब्रेन होता है तुम्हारा सेलेक्टिवली परमिबल होता है। उसका मेम्ब्रेन कैसा होता है तुम्हारा, सेलेक्टिवली परमिबल होता है। रुको, अच्छा यहाँ पे ठीक है, क्या इसमें मैंने छुपाया था इसलिए। ऑप्शन नंबर सी, आगे तुमको डायरेक्ट न दिखे, आंसर बताने के बाद दिखे। सेल्फियन ट्यूब यूज फॉर आर्टिफिशियल किडनी में यूज, उस मशीन में यूज करते हैं, उसका मेम्ब्रेन कैसा होता है तुम्हारा, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाओ। स्टोन जो बनती है किडनी के अंदर, वो कहाँ ब्लॉक हो जाती है आके, तो यूरेटर यूरेथ्रा कहाँ पे होती है, या रेनल पेल्विस में कहाँ होती है, तो ग्लोमेरुलस में होती नहीं, वाल्स डिफरेंस में होती नहीं, यूरिनरी ब्लैडर में केवल नहीं होती, लूप ऑफ हेनले में नहीं होती। आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यूरेटर और रेनल पेल्विस के अंदर हमारा क्या होता है, स्टोन आके ब्लॉक हो जाती है, जिससे क्या होता है, यूरिनेशन बाहर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन लास्ट ऑफ द डे है ये। ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस व्हिच एंटीकोएगुलेंट सबस्टेंस इज मिक्स्ड, substance is mixed into the blood drain from the coagulant arteries। बताओ किसका यूज करते हैं हम, एंटी कोएगुलेंट तुम्हारा एक ही काम करता है, ऑप्शन नंबर ई, हिपैरिन। हिपैरिन तुम्हारा एंटी कोएगुलेंट होता है, जो तुम्हारा क्या करता है, ब्लड को क्लॉट होने से बचा देता है। कैसे याद रखोगे, कोएगुलेंट का मतलब होता है ब्लड क्लॉट, इसका मतलब होता है ब्लड क्लॉट, एंटी का मतलब ब्लड क्लॉट होने से बचाएगा। इसलिए जब हम अपने ब्लड को जब फिल्टर हो जाएगा डायलिसिस में, तो जब ब्लड तुम्हारे बॉडी के अंदर प्योर ब्लड डाला जाएगा, तो उसमें एक एंटी कोएगुलेंट वहीं पे हम डाल देंगे डायलिसिस मशीन में, जब एकदम लास्ट नीचे से निकलने लगेगा, ताकि क्या हो कि ब्लड जो अब जा रहा है उसके अंदर एंटी हिपैरिन डाल देंगे, ताकि तुम्हारा क्या हो जाए, सॉरी एंटी हिपैरिन बोल रहा हूँ, हिपैरिन डाल देंगे। क्योंकि हिपैरिन क्या होता है तुम्हारा, एक सेकंड रुको, ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस व्हिच एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस इज मिक्स्ड विद द ब्लड ड्रेन्ड आउट फ्रॉम द आर्टरी। सॉरी स्टार्टिंग की बात हो रही है, उल्टा मैं बोल दिया, अपोजिट हो गया। जब वापस हम ले जाएंगे तो एंटी हिपैरिन डालेंगे यहाँ पे नीचे वाले पार्ट में, लेकिन ऊपर वाले पार्ट में हम क्या डालते हैं, हिपैरिन ही डालते थे, क्योंकि हिपैरिन तुम्हारा एंटी कोएगुलेंट होता है। ऐसा ना हो तुम्हारा जो ब्लड जा रहा है वो तुम्हारे सेरेब्रम ट्यूब में जाम हो जाए, तो फिर क्या होगा, तो तुम्हारा मतलब ट्रांसपोर्टेशन ब्लड करने को ब्लड रुक जाएगा, तुम्हें तुरंत तुम तुरंत डेड हो सकते, मर सकते तुरंत, क्योंकि तुम्हारा ब्लड फ्लो रुक जाएगा इस जगह, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, नर्व्स फट सकती है इससे। ठीक है, हम किसका यूज करते हैं, हिपैरिन का यूज कर लेते हैं, हिपैरिन डाल देंगे, कहानी खत्म। एंटी कोएगुलेंट तुम्हारा क्या होता है, हिपैरिन होता है, इसको हम मिक्स कर देते हैं जब ब्लड तुम्हारा ड्रेन आउट होता है, कहाँ से, कोएगुलेंट आर्टरीज से। आर्टरी जब वहां से निकाल देते हैं उसको, आर्टरी से निकाल कर वैसे ही उसमें डायलिसिस सोल्यूशन में डालते हैं, तभी हम इसका यूज करते हैं तुम्हारे हिपैरिन का। किसका यूज करते हैं हम, हिपैरिन का यूज कर लेते हैं। एक हम ये थोड़ा सा कोटेशन है, एक टाइप का है, याद रख, या थोड़ा सा ये मोटिवेशन टाइप का है, इसको देख सकते हो, देख लो, अच्छा लगे देख लेना, इसे में लगा दिया हूँ। थैंक यू वाले साइड पे आ गए हम, द एंड हो गया, पेन ही नहीं चल रही है इस पे, द एंड भैया, काम खत्म। ठीक, तो ये हमारा हो गया, तुम्हारे डिसऑर्डर्स हो गए, तुम्हारे कहानी खत्म डिसऑर्डर्स का, एस्केटिक प्रोडक्ट का। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किसी अभी ये चैप्टर पे खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, तो एस्केट्री में ही नेक्स्ट किसी कॉन्सेप्ट में आएंगे, या तो नेफ्रॉन्स के बारे में बताऊंगा, या तो फिर बताऊंगा किडनी में जनरली स्ट्रक्चर्स के बारे में, किडनी स्ट्रक्चर जनरली कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, रेनल कॉलम और बटनाई क्या होता है, ग्लोमेरुलस क्या होता है, सब कहानी आगे चलेगा। अभी चैप्टर तुम्हारा भी खत्म नहीं हुआ, इससे कुछ 3-4 पार्ट आएंगे, उसके बाद फिर जैसे उसमें 83 पे की है, इसमें मैक्सवेल सॉल्व भी आगे कर देंगे। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट मैंने 17 क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।